आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 विज्ञान के पहले अध्याय का, जिसका नाम है भोजन के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पिछले कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। मतलब इससे पहले वाली क्लास में हमने जो जो हम चीज़ खाते हैं उसका एक लिस्ट बनाया गया था, उसके बारे में यहाँ बोला गया है। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था, उसे मानचित्र में अंकित किया था। मतलब पहले वाला जो क्लास था उसमें एक चैप्टर में भारत के विभिन्न भागों में क्या क्या खाया जाता है, कौन कौन से डिशेस और कहाँ पे खाया जाता है। जैसे बिहार में लिट्टी चोखा है, आपका साउथ में इडली है, सांभर है, गुजरात में ठेपला, इस टाइप के व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे अंकित किया गया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। मतलब एक टाइम जो सुबह का भोजन अगर हम खाते हैं तो उसमें चपाती मतलब रोटी, दाल और बैंगन की सब्ज़ी हो सकती है। वहीं दूसरे टाइम में हो सकता है कि चावल हो, सांभर हो तथा भिंडी की सब्ज़ी हो। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में इसके अतिरिक्त और किसी दूसरे का भोजन हो सकता है कि अप्पम हो, उसमें मछली हो, सब्जी हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है कि आमतौर पर हमारे आहार में मतलब भोजन में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस या दाल का कोई व्यंजन, सब्जी हो सकती है। यहाँ कह रहा है क्या कि आप देखिए कि अगर सुबह की बात करें तो रोटी, सब्जी, दाल इस तरह खाते हैं, और दोपहर की बात करें तो उसमें चावल, दाल, सब्जी इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं। तो इसमें एक तो ज़रूर अन्न का चीज़ है। यहाँ पे रोटी देखिए, एक गेहूँ से बना हुआ आटा का ये रोटी है, तो ये अन्न से बना हुआ चीज़ है। अगर हम दोपहर की बात करें तो चावल खाते हैं, तो चावल भी अन्न अन्न से ही बना हुआ है। तो वही बोल रहा है कि आमतौर पर हमारे आहार में एक तो अन्न का व्यंजन होता है, वहीं दूसरे पदार्थ में आपका या तो दाल होगा या तो फिर मांस होगा, मछली होगा, इसके अलावा सब्जी रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है। इसके अलावा इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हम कई बार हम लोग क्या होता है कि दही हो गया, मट्ठा, अचार वगैरह भी हम एक्स्ट्रा में खा लेते हैं। तो इस तरह के आहार में कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। मतलब इस टाइप का जो भोजन है, इसके एग्जाम्पल टेबल 1.1 में दिया गया है। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए। जो इसमें 1.1 में जो सारणी दिया हुआ है कि पंजाब में क्या क्या चीज़ें अन्न के रूप में, दाल के रूप में क्या, सब्जी के रूप में क्या, या अन्य के रूप में क्या खाते हैं, उसके बारे में दिया हुआ। यहाँ बॉक्स छूटा हुआ है तो यहाँ पे आपको भरना है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मतलब रोटी खा लिया, सब्ज़ी खा लिया, दाल नहीं मिला, या फिर रोटी खा लिया, दाल खा लिया, सब्ज़ी नहीं मिला, है ना, ऐसा हो सकता है। जनरली क्या होता है कि हम अगर यात्रा कर रहे हैं कहीं, तो यात्रा में क्या होता है कि जैसे मैं बस से कई बार जाता हूँ, तो अगर सुबह में खाना नहीं खाया तो रास्ते में बस में कहीं भी अगर ब्रेड वगैरह मिल गया तो वो ब्रेड ही खा लेता हूँ बस। ठीक है, तो यात्रा करते समय जो रास्ते मिल गया वही हम खा लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के अलग अलग व्यंजन खा सकें। मतलब जो रोटी है, सब्जी है, दाल है, पापड़ है, इस तरह से अलग अलग व्यंजन खा सकें। कई बार मजबूरियों के कारण सिंपल सा खा लेते हैं कोई भी आहार। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। बोल रहे क्या कि आहार में यहाँ पे ये यहाँ ऐसा क्यों है कि यहाँ पर एक अन्न का भोजन है। यहाँ पे रोटी जो गेहूँ से मिलता है, एक दाल वाला
यहाँ दाल है और यहाँ पे सब्जी है, तो क्यों ऐसा है? ये तो सुबह का नाश्ता हो गया। दोपहर की बात करें तो चावल, दाल, सब्जी, पापड़ इस तरह से होता है। फिर रात की बात करें तो रोटी, सब्जी, दाल। तो यहाँ पे एक तो अन्न अन्न का बना हुआ चीज़ है, एक दाल का बना हुआ चीज़ है और एक आपका सब्जी का बना हुआ चीज़ है। तो ऐसा क्यों? क्यों है कि यही सब चीज़ें अलग अलग खानी पड़ती है? क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या हमारे शरीर को ये जो अलग अलग चीज़ें जो हम खाते हैं, विशेष काम करने के लिए इन भोजन की ज़रूरत होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, मतलब जो अलग अलग भोजन है, रोटी है आपका, फिर ये दाल है, सब्जी है, तो इसमें क्या क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना होता है। व्यंजन का मतलब होता है डिश। डिश मतलब जैसे दाल की बात करें तो जो दाल बन के तैयार हो गया तो वो एक तरह से डिश हो गया, आपका व्यंजन हो गया। तो दाल को बनाने में क्या क्या कच्ची सामग्री लगती है? दाल लगता है, तेल लगता है, मसाला लगता है, नमक वगैरह लगता है, पानी लगता है। तो ये इसकी कच्ची सामग्री हो गई और बनने के बाद जो दाल बना वो मेरा व्यंजन हो गया। ठीक है। तो ये जो कच्ची सामग्रियाँ हैं जो हमें पादपों यानी प्लांट्स या जंतुओं से मिलती है। तो दाल की बात की जाए तो दाल तो हमको प्लांट से मिल जाता है, मसाले भी प्लांट से मिल जाते हैं, पौधों से। लेकिन अगर हम मांस खा रहे हैं या फिर मान लीजिए कुछ पनीर या दूध खा रहे हैं तो वो जो है जंतुओं से मिलता है। अगर दूध की बात की जाए तो दूध गाय से मिलता है, गाय एक जानवर ही है। और जो हम मछली खाते हैं या फिर चिकन खाते हैं तो वो जंतुओं का मीट ही है, तो वो जंतुओं से ही मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? मतलब ये जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैं दाल की बात करूँ तो दाल में तेल था, खुद दाल था, एक पानी था, मसाला था। तो ये सब सामग्री जो है कच्ची सामग्री, इसके भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स संगठक होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक हैं। ये जो अलग अलग कच्ची सामग्री है उसमें कुछ स्पेशल घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है। तो जो जो भोजन में कच्ची सामग्री होती है उसमें एक विशेष प्रकार के संगठक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारे शरीर का सही से पोषण हो सके। तो इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो हमारे जो भोजन है इसमें पोषक के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण इसके कुछ उदाहरण हैं। तो हमारे भोजन में जो है कच्ची सामग्रियां हैं, कच्ची सामग्रियों में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होता है। ये हमारे मुख्य रूप से पोषक पदार्थ है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्रांश तथा जल भी शामिल है। देखिए, भोजन में तो ये सब पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तो है। इसके अलावा हमारे भोजन में रुद्रांश इसको इंग्लिश बोलते हैं रकेज, इसको फाइबर भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो भोजन पचने के बाद जो भोजन नहीं पच पाया उसको ये रुद्रांश क्या करेगा, इसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। और इसके अलावा हम पानी तो भोजन के साथ पीते ही हैं, तो पानी भी बहुत ज़रूरी है। तो जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, इसके अलावा रुद्रांश, जल, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? क्या जितने भी खाने वाले प्रोडक्ट हैं, फूड मटेरियल्स हैं, खाद्य पदार्थ, तो क्या उसमें सभी पोषक तत्व होते हैं? ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है ना, रुद्रांश। तो कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा
एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। तो कुछ अलग अलग हम टेस्ट करेंगे, साधारण सा प्रोसेस है जिसमें हम पता करेंगे कि कौन कौन सा उसमें पोषक पदार्थ पाया जा रहा है, उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है, वसा है। तो ये हम पता करेंगे कुछ टेस्ट करके। यहाँ बोल रहे हैं क्या कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य अन्य पोषक को के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इसका जो टेस्ट करना है, उसकी जांच करना है कि उस भोजन में है या नहीं, तो विटामिन और जो खनिज लवण है उसकी अपेक्षा इन तीनों का जो जांच है वो करना बिल्कुल आसान है। क्योंकि आपको अगर विटामिन या फिर मिनरल्स की जांच करनी है, खनिज लवण की जांच करनी है, तो एक साइंटिफिक लेवल पे वो चला जाता है, लैब टाइप में वो चला जाता है, तो उनका जांच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करेंगे। और इन परीक्षणों को करके सारणी 1.2 में लिखना भी है, ठीक है। इन परीक्षणों को करने के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा की आवश्यकता होगी। मतलब ये जो सारे हम टेस्ट करेंगे ना, तो इसमें हमको आयोडीन का विलयन चाहिए, इसके अलावा कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए और कास्टिक सोडा का विलयन चाहिए। आपको कुछ परखनलियाँ मतलब एक तरह से एक ट्यूब होता है ऐसे आकार का, ठीक है। आपने देखा हो कई बार साइंटिस्ट लोग करते हैं वो, उसमें केमिकल्स डाल के, तो वो परखनली होता है। और ड्रॉपर, ये जो यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो स्टूडेंट है ये ड्रॉपर ली हुई है, ठीक है। तो आपको कुछ परखनलियाँ तथा ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो ये जो टेस्ट करना है उसके लिए हमको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन तो चाहिए ही, इसके अलावा कुछ परखनलियाँ भी चाहिए और एक ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। मतलब ये जो टेस्ट है, ये जो सब टेस्ट हम करेंगे, कच्चा भी करेंगे और पका हुआ भोजन में भी करेंगे। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। बोल रहे हैं क्या ये जो हम टेस्ट करेंगे तो उससे 1.2 में जो लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर 1.2 में छोड़ दिया है यहाँ पे। जैसे देखिए कच्चा आलू है, कच्चा आलू में क्या मंड होता है, तो हाँ, तो प्रोटीन भी जांच करना है, फैट भी जांच करना है। तो अगर हाँ है उसमें तो हाँ भरना है, नहीं तो नहीं, ठीक है। अपना परीक्षण इन पर या अन्य उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। मतलब ये जो बॉक्स दिया हुआ है, तो बॉक्स में ये सब देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं, इन पर आपको टेस्ट करना है कि करके जांच करनी है कि पोषक पदार्थ उसमें है या नहीं, या फिर एक्स्ट्रा जो आपको लगता है, तो अलग अलग भोजन जो छूट गया है आपको लग रहा है, तो वो भी जांच नाम लिख करके आप चेक करिए कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर मंड वगैरह है कि नहीं, ठीक है। अब ये जो हम परीक्षण करेंगे बिल्कुल सावधानी से करेंगे और किसी भी केमिकल यानी रसायन को खाने या चखने से बचेंगे। मतलब मान लीजिए कोई टेस्ट करना है, जैसे आयोडीन का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कास्टिक सोडा का विलयन है, तो ये सब केमिकल्स को कभी भी हमको चखना नहीं है या फिर उसको खा नहीं लेना है, क्योंकि केमिकल्स बहुत ही हमारे लिए घातक हो सकते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं हो, मतलब ये सब जो विलयन मैंने बोला,
अगर ये आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो अपने टीचर्स को बोलिए कि उन्हें तैयार कर दे, ठीक है, आपको खुद से नहीं करना है। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब कार्बोहाइड्रेट का हमको पता करना है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का पता करने के लिए यहाँ पे टेस्ट किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टाइप के यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन जो हमारे भोजन में पाया जाने वाला मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है ना, वो है मंड और शर्करा, ठीक है। मंड और शर्करा के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट भोजन में, ठीक है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसकी आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मंड या फिर शर्करा के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर मंड की जांच दी गई है तो मंड की जांच ही करना है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि आयोडीन का तनु विलयन बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक बीकर लेना होगा, एक बीकर लेना होगा कुछ इस टाइप से। ये मैंने बीकर लिया, ये ऐसा बीकर होता है, ऐसा टाइप का, सही, ऐसा बीकर होता है। ये बीकर को क्या करना है कि आधा पानी से भर देना है। ये आधा पानी से भर देना है और इसमें कुछ बूंदे जो है आपको टिंचर ऑफ आयोडीन की डालनी है। टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है, टिंचर का मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है। यानी अल्कोहल में जब आयोडीन मिलाया जाता है ना तो उसको टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो अगर आपको आयोडीन का तनु विलयन बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एक बीकर लेना होगा एंड इस बीकर में आधा पानी भर देना है और उसमें कुछ बूंद जो है टिंचर आयोडीन की डाल देनी है। तो आपका ये आयोडीन का तनु विलयन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है तो क्या करना होगा कि प्रणाली में 100 ml पानी लेना है, जल लेना है और उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल देना है। तो आपका क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कास्टिक सोडा का विलयन बनाना है तो 100 ग्राम जल में आपको 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाना है, तो आपका कास्टिक सोडा का विलयन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक आयोडीन का विलयन बनाना है तो उसके लिए प्रणाली में आधा पानी भर दीजिए, उसमें टिंचर ऑफ आयोडीन कुछ बूंदे डाल दीजिए तो आयोडीन का सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है तो उसके लिए 100 ml पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल दीजिए तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो बन जाएगा। कास्टिक सोडा का अगर आपको विलयन बनाना है तो 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल देना है, ठीक है। अब हम करेंगे मंड का परीक्षण, यानी एक तरह का जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी जांच के लिए कुछ एक्टिविटी 2 में दिया गया है। तो मंड की जांच यानी कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करेंगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट यानी मंड की जांच के लिए खाद्य पदार्थों या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। मतलब कि जो भी खाने वाली चीज़ें, मान लीजिए चावल है तो थोड़ा सा चावल जो कच्चा है या फिर जो पका हुआ भात जो होता है उसको थोड़ी सी मात्रा ले लेना है। उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए। उसमें क्या करना है, 2 से 3 बूंद आयोडीन विलयन का उसमें डाल देना है। तो खाद्य पदार्थ का जो रंग है उसमें बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और ये जो रंग है वो नीला काला टाइप का हो जाएगा। मतलब नीला जो है, नीला में भी एकदम गाढ़ा नीला हो जाता है, इंग्लिश में ब्लू ब्लैक कहते हैं। तो ये गहरे नीले रंग का हो जाता है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब अगर भोजन है आपका तो भोजन में अगर हम 2 से 3 बूंद आयोडीन विलयन का डाल दें, अगर उसका रंग गाढ़ा नीला एकदम हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि ये आलू को
इस आलू को यहाँ पे काटा गया है और इसमें आयोडीन की 2-3 बूंदें डाली गई है। तो जहाँ पे ये बूंद गिरी है वहाँ पे इसका रंग बिल्कुल गाढ़ा नीला हो जाता है। इससे हमको पता चल जाता है कि इसमें आलू में एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि मंड है। ठीक है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किस में मंड है। मतलब ये जो हमने टेस्ट किया है इसको और किसी के साथ भी करना है, अन्य भोजन के साथ भी करना है। जैसे चावल का मैंने बताया था कि चावल ले लीजिए और चावल में भी आप डाल के देखिए आयोडीन विलयन का, तो वो भी उसका रंग जो है चेंज हो जाएगा, गाढ़ा नीला रंग का हो जाएगा। तो अपने जो ये एक्टिविटी परीक्षण किया है उसको सारणी 1.2 में लिखना है यहाँ पे। अब ये तो कार्बोहाइड्रेट का जांच के लिए मंड का परीक्षण किया था। तो इसमें सिंपली क्या किया था कि जो भी पदार्थ है उसमें आयोडीन का विलयन की कुछ बूंद डाल दो और उसका रंग अगर पूरा गाढ़ा नीला हो गया तो इसका मतलब उसमें मंड कार्बोहाइड्रेट है। अब प्रोटीन की अगर जांच करनी है तो प्रोटीन की जांच करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा ले लीजिए। तो कोई भी भोजन थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा, ताकि उसमें प्रोटीन की जांच करने के लिए जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि यह ठोस है तो उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। मतलब मान लीजिए कि हम कुछ बादाम लेके आए, अब बादाम तो पूरा ठोस है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, चूर करके या तो पेस्ट के फॉर्म में उसको बदलना पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दें। जैसे हमने बादाम लाया है, ठीक है, तो बादाम में क्या करेंगे, उसको पीस लेंगे अच्छा से। पीसने के बाद उसको प्रणाली में डाल देंगे और प्रणाली में 10 बूंद कॉपर सल्फेट डाल करके अच्छी तरह से हिलाना है। ठीक है। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालना है और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने बादाम का उदाहरण लिया कि बादाम यहाँ पर ठोस अवस्था में है, तो पहले बादाम को क्या करना है कि पूरा पीस लेना है पाउडर के फॉर्म में, उसको प्रणाली में डाल देना है और उसमें कुछ पानी देकर के उसका पेस्ट बन गया प्रणाली के अंदर। अब उसमें क्या करना है, 2 बूंद डाल देना है कॉपर सल्फेट का और 10 बूंद आपका कास्टिक सोडा का डाल देना है। ठीक है। अब अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रणाली को रख दीजिए, साइड में कहीं रख दीजिए कुछ मिनट के लिए एकदम सीधा। तो आपने क्या देखा, क्या प्रणाली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। मतलब ये जो टेस्ट किया तो ये कुछ देर छोड़ने के बाद उसका रंग क्या बैंगनी रंग का हो गया। अगर बैंगनी रंग का हो गया है इसका मतलब है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। ठीक है। मतलब अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस पदार्थ का पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद जो है दो बूंद आपको कॉपर सल्फेट की देनी है और 10 बूंद आपको कास्टिक सोडा का देना है और उसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अगर उसका रंग बैंगनी कलर का हो गया तो इसका मतलब उस पदार्थ में प्रोटीन है। अब आप इस परीक्षण को दूसरे खाद्य पदार्थ, अब दूसरा खाद्य पदार्थ, जैसे चावल ले लीजिए, गेहूँ, कोई भी, उसको टेस्ट को दोहराते रहिए। ठीक है। तो ये हो गया। तो प्रोटीन की जांच के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है कि उसका पाउडर पेस्ट लेकर के उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का डाल देना है और 10 बूंद कास्टिक सोडा का डाल देना है और छोड़ देना है कुछ देर के लिए। अगर उसका रंग बैंगनी रंग का हो गया इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। अब फैट यानी कि वसा के परीक्षण के लिए हम कैसे जानेंगे कि उस खाने वाले पदार्थ में वसा है। तो खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, कोई भी जो आपको चेक करना है कि उसमें वसा है या नहीं, तो थोड़ी सी मात्रा ले लीजिए। मान लीजिए मैं मूंगफली ले लेता हूँ यहाँ पे। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। मतलब बादाम लेना है थोड़ा सा, एक ही ले लेते एक दाना,
मैंने ये ले लिया मूंगफली का दाना और फिर उसको मैंने कागज़ में लपेट दिया। लपेटने के बाद उसको मैंने कूटने का प्रयास किया, लेकिन ध्यान रखना है कि कूटते समय आपका जो कागज़ है वो फटे नहीं, ठीक है। तो कागज़ में लपेट के उसको मूंगफली के दाने को लपेट के उस पर कूटना है, और कूटने के बाद आप कागज़ को सीधा कर लीजिए। जो हमने कागज़ लपेटा था उसको सीधा कर लीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए उस कागज़ को, क्या इस पर तेल के धब्बे आ गए हैं। तो जब हम उसको खोलेंगे तो अगर उसमें तेल के धब्बे आ गए हैं, इसका मतलब उसमें वसा की मात्रा है, अगर नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाइए। तो वो जो हमने बादाम मूंगफली के दाना को कूट करके कागज़ फिर वापस खोला और कागज़ को फिर लाइट के सामने, बल्ब के सामने रखा, ठीक है। तो क्या धब्बे से होकर के आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। तो अगर उसमें जो पेपर है उसमें एक तेल का धब्बा टाइप का आ जाएगा, उसको लाइट में जब देखेंगे तो लगेगा कि लाइट थोड़ा सा आर पार हो रहा है। तो कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। तो अगर कागज़ में तेल का धब्बा आ गया, जैसे मैंने मूंगफली का दाना लिया और उसको कूटा एंड देन कागज़ को खोला तो देखा कि तेल का धब्बा उसमें है, तो इसका मतलब उसमें वसा की मात्रा है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की भी मात्रा हो सकती है। जैसे मैंने मूंगफली का दाना ही लिया था, मान लीजिए उसमें पानी की मात्रा होगी, जब उसको कूटेंगे तो पानी भी कागज़ में चला जाएगा। तो हम कैसे जानेंगे कि पानी है कि तेल है। तो क्या करना है, कुछ देर के लिए उस कागज़ को छोड़ देना है, तो पानी जो होगा वो सूख करके उड़ जाएगा और तेल वहीं रह जाएगा। फिर देखेंगे कि हाँ भाई तेल का धब्बा है या फिर सिंपली पानी रहेगा तो उड़ ही जाएगा। अगर धब्बा फिर भी है तो इसका मतलब उसमें वसा की मात्रा है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए। मतलब जैसे हमने कुछ पदार्थ लिया, अगर चेक करना है तो उसको मान लीजिए कि हम कुछ दूसरा पदार्थ जैसे कांजू ले लेते हैं, उसको हम रगड़ते हैं पेपर पे, ठीक है। अगर पानी का धब्बा आएगा, मतलब उसमें जो भी है फैट वसा की मात्रा होगी तो कागज़ में आ जाएगा, पानी की मात्रा है तो भी उसमें आ जाएगा। तो उस पेपर को कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, पानी उड़ जाएगा, तेल उसी में रह जाएगा। अगर तेल उसमें रह गया है तो समझ जाएंगे कि उस पदार्थ में जो है आपका वसा उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे वसा की जांच के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली बस जो भी खाद्य पदार्थ है उसको रगड़ना है पेपर में या लपेट करके कूटना है, और उस कागज़ में देखना है कि तेल का धब्बा अगर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि उसमें वसा की मात्रा है। क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है। मतलब जो हम खाद्य पदार्थ लिए हैं क्या सभी में वसा, प्रोटीन या मंड यानी कार्बोहाइड्रेट ये सभी पदार्थ उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया। तो मान लीजिए हम चावल ही लिए तो चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल मंड होगा, लेकिन आपका फैट या प्रोटीन नहीं होगा। और दूसरा अगर बात करें, अगर हम बादाम लिए थे तो उसमें प्रोटीन और वसा था और कोई दूसरा नहीं था, ठीक है। तो हो सकता है कि एक पदार्थ में एक से ज़्यादा भी आपको पोषक देखने को मिलेंगे। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी में नहीं, लेकिन कुछ पदार्थों में एक से अधिक पोषक पदार्थ हो सकते हैं। क्या आपने कोई ऐसा पदार्थ पाया है जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। अब हम इसमें ऐसा तो कुछ नहीं मिला नहीं कि किसी में भी कुछ पोषक पदार्थ पाया ही ना जाए। तो हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया कि खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है या नहीं। इसको चेक करने के लिए सब जांच हमने किया, ठीक है। लेकिन विटामिन और जो खनिज लवण है ये भी अन्य तरह के जो पोषक पदार्थ हैं ये विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा आपको विटामिन और मिनरल्स
भी भोजन में देखने को मिलता है। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? तो विभिन्न विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? जो अलग अलग पोषक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, तो ये हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या करता है कि हमारे जो बॉडी है उसको इंस्टेंट एनर्जी देता है, ऊर्जा देने का काम करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट है, मान लीजिए 10 ग्राम, और 10 ग्राम आपका वसा है, तो कार्बोहाइड्रेट भी आपको ऊर्जा देगा और वसा भी आपको ऊर्जा देगा। लेकिन जो वसा है वो ज़्यादा ऊर्जा देगा, ज़्यादा मात्रा में आपको ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया, वो दोनों क्या करते हैं कि ऊर्जा देने का काम करते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों को हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं शकरकंद का। इसमें देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं ये सब। तो शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में, गन्ना में, पपीता में, तरबूज में, आम में, मक्का में, इसके अलावा गेहूं में, चावल में, बाजरा में, ये सब में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। इसके बाद वसा की अगर बात करें तो वसा यानी फैट। वसा जो है मेनली तेल होता है एक तरह से, तो पादप स्रोत से भी मिल सकता है, मतलब प्लांट से भी आपको वसा यानी फैट देखने को मिलता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल तेल है, सोयाबीन तेल है, तो ये सारे के सारे तेल हैं, तो इनमें वसा होता है। इसके अलावा मूंगफली, जो चिनिया बादाम बोलते हैं, तो मूंगफली में भी आपका फैट होता है। इसके अलावा जो गिरी होता है, जो आलमंड जिसको बोलते हैं, बादाम गिरी या गिरी जो भी है, ये तेल देखते हैं, तिल से भी तेल निकलता है, तो ये भी आपका वसा का उदाहरण है। लेकिन ये सारे जो उदाहरण हैं आपके प्लांट से मिलने वाली चीज़ें हैं। तो लेकिन कुछ वसा के जो स्रोत हैं वो एनिमल से भी मिल सकते हैं, मतलब जंतु से भी मिल सकते हैं। जैसे दूध तो गाय से मिलता है, तो दूध में भी फैट यानी कि वसा होता है, मक्खन में भी होता है, क्रीम जो होता है उसमें भी होता है, अंडा जो कि मुर्गी से निकलता है यहाँ पे, तो अंडा में भी आपको फैट मिल जाएगा। इसके अलावा मछली मांस जो होता है फैट, इसमें भी आपको वसा देखने को मिलेगी, घी। तो ये सब जानवरों से मिलने वाली चीज़ें हैं, तो ये जंतु स्रोत वाले वसा के स्रोत हैं, और ये पादप वाले वसा के स्रोत हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटीन के कुछ स्रोत, किन से प्रोटीन हमको मिलता है। एक पादप से भी हमको प्रोटीन मिल सकता है, मतलब प्लांट से भी। जैसे अगर हम बात करें, जितने भी दाल होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, आप देख रहे हैं सारे के सारे दाल वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, और ये सब प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो जंतु भी आपको प्रोटीन देने का काम करते हैं। जैसे दूध हम पीते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, अंडा जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, तो इसके अलावा पनीर जो कि दूध से बनता है, इसमें प्रोटीन होता है, मछली में, मांस में, ये सब में प्रोटीन होता है। और ये सब जंतु से मिलता है। दूध अब जानते हैं गाय से मिलता है, मुर्गी से आपको अंडा मिलता है, पनीर ये दूध से ही मिलता है, मछली तो एनिमल है ही, और जो मांस है मुर्गी का या फिर कोई दूसरे जानवर का, तो वो तो जंतु से ही मिलता है। तो इन सब में प्रोटीन होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन काम क्या है?
प्रोटीन का काम है कि हमारे शरीर को वृद्धि करना और उसको हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना। तो प्रोटीन वाले जो भोजन है उसको हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन वाले जो जितने भी भोजन, जैसे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये एनर्जी देने का काम करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं, जबकि प्रोटीन जो है वो वृद्धि करने, शरीर की वृद्धि में मदद करता है। शरीर में वृद्धि करने का मतलब कि आपका जो टिश्यू बन रहा है, मसल्स वगैरह, हमारे जो हम डेली काम करते हैं तो टिश्यू यानी कि ऊतक, कोशिका ये मरते रहते हैं, तो टूट फूट होती रहती है, तो उसको बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये बनाने का काम प्रोटीन ही करता है, ठीक है। इसके अलावा हमको मान लीजिए चोट लग गया तो चोट को भरने के लिए भी आपको प्रोटीन ही ज़रूरी होता है, ठीक है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जो अलग अलग विटामिन होते हैं उससे अलग अलग बीमारियों से हमें रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ मतलब होता है हड्डी, बोन्स, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। जो विटामिन होता है वो मेनली उसका काम जो है हमारे बॉडी को कोई भी बीमारी होने से बचाना, ठीक है। विटामिन हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है, हमारी हड्डियों को, स्किन, त्वचा को, दांत को, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विटामिन कई टाइप के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई के, इस तरह से। तो विटामिन का लेकिन एक समूह होता है, मतलब बहुत सारे विटामिन, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब विटामिन बी जो है इसमें विटामिन B1 होता है, B2, B3, B4, B5, B6 ऐसे करते विटामिन B12 तक होता है। तो इन सभी विटामिन बी वाले को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं सम्मिलित रूप से। इसका बी कॉम्प्लेक्स करने का मतलब है इसमें विटामिन बी की सारी चीज़ें हैं, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 सारी चीज़ें हैं विटामिन बी की, तो इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा, मतलब थोड़ी सी मात्रा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जितने विटामिन है इसकी हमारी बॉडी में थोड़ी सी मात्रा ज़रूरी होती है। विटामिन ए हमारी जो स्किन है, त्वचा है और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का काम क्या है कि हमारी आँखों और स्किन यानी त्वचा को हेल्दी रखना। विटामिन सी क्या करता है कि बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। विटामिन सी का काम है कि बीमारियों से लड़ने में बचाना, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया तो विटामिन सी आपकी बॉडी में है तो आपको बीमारी जल्दी नहीं होगा। विटामिन डी क्या करता है, हमारी हड्डियों और दांतों में कैल्शियम का उपयोग करने के लिए मदद करता है। मतलब अगर आपके बॉडी में कैल्शियम चाहिए तो आपको विटामिन डी बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से लेकर 1.9 में दिखाए गए हैं। मतलब अलग अलग विटामिन जो है किस भोजन में क्या पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये चित्र 1.6 से लेके 1.9 तक दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन ए के जो स्रोत हैं, यहाँ पे देख लीजिए। विटामिन ए जो कि आँखों के लिए अच्छा होता है और हमारे स्किन को भी अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। तो पपीता में विटामिन ए होता है, गाजर में होता है, आम में होता है, दूध में होता है, मछली का जो तेल होता है उसमें भी आपको विटामिन ए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विटामिन ए ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है जो कि हमारी आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है। अब विटामिन बी के बारे में बात की जाए तो विटामिन बी हमको चावल में मिलता है, गेहूँ में मिलता है। इसके अलावा जो जानवरों के मांस में यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, उसमें भी विटामिन बी पाया जाता है।
विटामिन सी की अगर बात की जाए तो विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, है ना, ये सब खट्टे फल हैं। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा जो लाल जो हरी मिर्च है, ठीक है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी ध्यान रखना है, खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। अब विटामिन डी के बारे में जानते हैं, विटामिन डी कहाँ कहाँ पाया जाता है। विटामिन डी के बारे में हमने पढ़ा था कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, मतलब विटामिन डी आपके शरीर में है तभी आपका जो बॉडी है, शरीर है, वो कैल्शियम का इस्तेमाल कर पाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी आपको दूध में मिलेगा, मक्खन मिलेगा, मछली में मिलेगा, अंडा में मिलेगा। इसके अलावा जो जानवरों के लिवर जो होते हैं उनको खाने से भी हमको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। हमारा हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर खुद ब खुद क्या करेगा, सूरज के लाइट से, मतलब सूरज का जो धूप होता है उससे हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मतलब सुबह में धूप में निकल रहा है तो उसका तो स्किन में क्या होगा, अपने आप ही उसका बॉडी, त्वचा विटामिन डी बना लेगा। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं कि धूप में निकलते ही नहीं है, सुबह में कभी भी एसी में बंद रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि विटामिन डी की हम लोगों को कमी हो रही है। हमारे शरीर को, तो विटामिन के बारे में तो बात हो गई, अब खनिज लवण की बात करते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प यानी कम मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण के आवश्यक है। मतलब शरीर को सही से ग्रोथ करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए खनिज लवण की भी ज़रूरत होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे जो खनिज लवण है, जैसे फास्फोरस एक खनिज लवण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज लवण है। किस में पाया जाता है, अदरक में, जो अदरक आदि जो हम खाते हैं उसमें पाया जाता है। पालक के पत्तों में पाया जाता है। इसके अलावा सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे देखो आयोडीन के स्रोत यहाँ पे दिया गया है। आयोडीन आपको मिलेगा समुद्री उत्पाद मछली में, जो समुद्री के जितने भी समुद्री मछली जितनी भी है, और जो समुद्र से निकलने वाले जो प्लांट्स जो हम खाते हैं, ठीक है, उसमें आयोडीन मिलेगा। इसके अलावा पालक में मिलेगा, अदरक में मिलेगा, ये क्रीम उसमें भी आपको आयोडीन मिलेगा, ठीक है। तो आयोडीन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका खनिज लवण है जो कि इन सब चीज़ों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब फास्फोरस भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो फास्फोरस किस में पाया जाता है, फास्फोरस जो एक खनिज लवण है वो आपका केला में पाया जाएगा। दूध में, यहाँ पे मिर्च दिख रहे हैं, यहाँ पे चावल, गेहूँ, ये सब में आपको फास्फोरस देखने को मिलेगा। लौह यानी कि आयरन, तो आयरन आपको पालक के पत्तों में, फल यानी कि सेब या अमरूद, मछली, सॉरी ये जो मीट है, जानवरों का जो लीवर है उसमें भी आपको आयरन यानी कि लोह खनिज लवण देखने को मिलेगा। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम को मिलेगा दूध में, अंडा में आपको कैल्शियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ खनिज लवणों के उदाहरण दिए थे। तो खनिज लवण कौन कौन से थे देख लेते हैं फिर से। तो आयोडीन था, तो आयोडीन पाया जाता है आपका पालक में, अदरक में, समुद्री मछली वगैरह, समुद्री उत्पाद जो भी है उसमें पाया जाता है आयोडीन। फास्फोरस आपका दूध, केला, चावल, गेहूँ में पाया जाता है। अगर हम लौह की बात करें तो ये पालक के पत्तों में, सेब, अमरूद और जानवरों के जो लीवर है उसमें पाया जाता है। कैल्शियम आपका दूध और अंडा में पाया जाता है, तो ये खनिज लवण है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। मतलब मैक्सिमम जो खाने वाले पदार्थ हैं उसमें एक से अधिक पोषक हो सकते हैं, क्या होते ही हैं। तो आपने भी सारणी 1.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को ध्यान अवश्य दिया होगा। जब हम इसमें स्टार्च टेस्ट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते थे, प्रोटीन का, फैट का, तो हम उसमें अगर आप टेस्ट करिएगा तो देखते हैं क्या कि उसमें
कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने पर पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें प्रोटीन का परीक्षण करते हैं तो पता चलता है उसमें प्रोटीन भी है। तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा पोषक पदार्थ खाद्य पदार्थ में मिले, ठीक है। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक पदार्थ की मात्रा दूसरे पोषक पदार्थ की मात्रा से अधिक हो सकती है। अब हो सकता है कि जैसे चावल की बात करें तो चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ी सी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो चावल में तो ज़्यादा मात्रा किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर उसी को लिया है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है दूसरे पोषक तत्वों के मुकाबले। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, पूरी मतलब चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे मतलब फाइबर और जल की भी आवश्यकता होती है। मतलब जो पोषक पदार्थ जितने हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, इसके अलावा हमें आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्षुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब रगेज के नाम से, यानी कि रुद्रांश के नाम से जाने जाते हैं। तो ये रुद्रांश क्या करता है कि जो भोजन नहीं पच पाया, भोजन खाने के बाद पचता है, जो भोजन नहीं पच पाया तो उसको बाहर निकालने में ये रुद्रांश मदद करता है। तो हमारे खाने में रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। मतलब जो हम प्लांट वाली चीज़ खाते हैं, पौधे वाली चीज़ प्रोडक्ट खाते हैं, चावल, गेहूँ या फिर पालक या कोई फल वगैरह खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उसमें रुद्रांश की मात्रा उसी से मिल जाती है। रुद्रांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न का मतलब जो बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, होल ग्रेन्स, उसको साबुत खाद्यान्न कहते हैं। दाल हो गया, आपने देखा होगा कि चना के ऊपर एक कवर होता है, ठीक है, वो एक रुद्रांश का काम करती है। आलू का छिलका भी, इसके अलावा ताज़ा फल, इस समय छिलका वगैरह होता है सब्जियों में भी, तो ये भी रुद्रांश का काम करती है। तो रुद्रांश मेनली क्या करती है, हमारे शरीर को कोई पोषक पदार्थ नहीं प्रदान करते हैं, इसमें कोई भी पोषक पदार्थ नहीं होता है रुद्रांश, फिर भी ये हमारे भोजन का एक बहुत ही आवश्यक अवयव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुद्रांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। देखिए रुद्रांश का काम क्या है कि जो भोजन नहीं पच पाया, ठीक है, इसको बाहर निकालना है, तो रुद्रांश क्या करता है, उसे मदद करता है बाहर निकालने में, ठीक है, जो भोजन नहीं पच पाया उसको बाहर निकालने में मदद करता है। मान लीजिए रुद्रांश नहीं है तो उसका पेट साफ नहीं होगा। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करता है। जल क्या करता है कि भोजन में जितने भी पोषक पदार्थ हैं उसको एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित करता है, ठीक है। या कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो जैसे मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जो पानी है, पानी तो एक काम हो गया कि आपका पोषक पदार्थ को एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा उसको, और दूसरा काम क्या करेगा, जब हम टॉयलेट करते हैं तो मूत्र को बाहर निकालता है और पसीना भी निकलता है, तो उसके साथ जो शरीर में गंदगी है तो वो भी निकल जाती है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन पदार्थों से प्राप्त होती है जिनमें द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे दूध, चाय। तो हमको अगर पानी की ज़रूरत है तो हमको प्यास लगती है तो क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। इसके अलावा दूध जो पीते हैं उसमें पानी होता है। चाय तो पानी से ही बनता है, उससे पानी का इस्तेमाल होता है। तो ये सब से हमको जल की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा भी हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें तो पानी का उपयोग होता ही है। जैसे हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसमें पानी हम डालते हैं, तो खाने से वो पानी तो हमारी बॉडी में जाएगा। आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है कि अन्य और कोई भी स्रोत हैं जो कि हमें
हमारे शरीर में जल की पूर्ति करेंगे। अब एक्टिविटी 3 दिया हुआ है कि एक टमाटर, नींबू लेना है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लेना है। टमाटर ले लीजिए या फिर आप नींबू ले लीजिए, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काटना है। क्या आपको ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो गए? तो हाँ बिल्कुल, टमाटर मान लीजिए हम टमाटर लिए, टमाटर को जब हम काटते हैं तो टमाटर सब देखते होंगे पानी छोड़ रहा है, ठीक है। उसको जब पकड़ेंगे तो पानी लग जाएगा हाथ में, तो बिल्कुल हाँ, हाथ गीले हो जाएंगे। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा जाता है, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। देखिए, जब हमारे घरों में मान लीजिए कोई फल, जैसे कि मैं सेब की बात करूँ, सेब को मैं काट रहा हूँ तो उससे पानी ज़रूर निकलता है, छीलते हैं तो उससे भी निकलता है। जो मसला जाता है, मान लीजिए टमाटर है तो उसको अगर मसल रहे हैं तो उससे भी पानी निकलेगा। तो क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल सब्जी के बारे में पता चलता है कि उसमें पानी की मात्रा नहीं है? नहीं, तो जितने भी यहाँ पे हम देखते हैं ताज़े फल सब्जी में आपको पानी की मात्रा ज़रूर मिलेगी। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। तो थोड़ी सी मात्रा ही सही, जो अब फल और सब्जियां हैं जिसको हम खाते हैं, तो उससे भी हमको थोड़ी सी मात्रा में ही जल की पूर्ति होती रहती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। जो हम खाना बनाते हैं उसमें तो पानी डालते ही हैं, तो उससे भी हमें जल की आपूर्ति होती रहती है। अब संतुलित आहार क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि ऐसा डाइट, ऐसा एक भोजन जिसमें कि आपको सारे पोषक पदार्थ उचित मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं, पूरे दिन का मतलब सुबह, दोपहर और शाम में, तो एक दिन के अंदर जितने टाइम में हम मतलब भोजन खाते हैं, जो जो चीज़ें खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। मतलब एक दिन में जितनी चीज़ें हम खाते हैं उसको हम आहार बोलें, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। तो हमारे शरीर को अच्छे से वृद्धि करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हमें वे सारी पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में होने चाहिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा, ठीक है। कोई भी पोषक तत्व ना तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही कम, ठीक है। एक प्रॉपर जो होता है, जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए उतनी क्वांटिटी में अगर भोजन में पोषक तत्व की मात्रा है तो उसको हम संतुलित आहार कहेंगे। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश और जल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोषक पदार्थ ही हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके अलावा हमको उसमें रुद्रांश, जो कि पेट को एक तरह से साफ करने का काम करता है, उसके और जल की उचित मात्रा भी होनी चाहिए। तो ये सब अगर आपके भोजन में एक दिन जो भोजन करते हैं आपके आहार में है तो उसको हम संतुलित आहार कहेंगे। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? मतलब बोल रहा है क्या कि बच्चा के प्रत्येक आयु, मतलब कोई बच्चा है कम एज का, मान लीजिए 5 साल का है, कोई यंग है 18 साल का, कोई मान लीजिए 32 साल का है, तो क्या सभी आयु के वर्गों के लिए, सभी जो अलग अलग उम्र के लोग हैं उसमें क्या सबको एक ही आहार चाहिए? एक दिन में क्या उतना ही भोजन खाते हैं वो? नहीं, वो छोटे बच्चे हैं तो उनको कम चाहिए, बड़े हैं तो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। क्या आप भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? हाँ, तो बिल्कुल। देखिए, अगर हम मेहनत वाला काम करते हैं तो हमें ज़्यादा भोजन चाहिए। जैसे हम जिम जाते हैं तो जिम जब जाते हैं तो उसमें हमको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होगी क्योंकि मसल्स हमारे बनते हैं उससे। लेकिन अब मान लीजिए दिन भर हम रूम पे सोए हुए हैं, तो सोने से क्या मतलब पोषक पदार्थ उतना इस्तेमाल होता नहीं है,
तो उतनी मात्रा में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शारीरिक कार्य पर भी निर्भर करता है पोषक पदार्थ की क्वांटिटी। 1 सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। मतलब 1 हफ्ता हमने जो चीज़ खाया सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, उसका चार्ट बनाना है। जाँच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। आप जो आप 1 सप्ताह में जो खाए हैं उसका सूची बनाइए, और प्रतिदिन जो 1 दिन में जो भी आपने भोजन किया है तो उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रुद्रांश, जल है। देखिए, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, इसके अलावा अंकुरित बीज, किण्वित भोजन। दक्षिण भारत में जैसे इडली को छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, तो वो किण्वित हो जाता है, ठीक है। तो इडली आटे का मिश्रण, जो मिस्सी रोटी, ठेपला, अनाज और दालों से बनता है, ठीक है। केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के सभी अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे दाल हो गया, तो इसमें बहुत अलग अलग पोषक तत्व मिलेंगे, मूंगफली में भी अलग पोषक तत्व मिलेंगे, सोयाबीन, तो ये जितनी चीज़ें अलग अलग हैं तो अलग अलग में ही आपको कई सारे पोषक पदार्थ मिल जाएंगे। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प मतलब कम खर्चे में ही संतुलित आहार खा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई हम महंगा चीज़ें खाएं, जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, मीट हो गया, ये सब थोड़ा महंगा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सब खाना है। आपको ये सिंपली दाल खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, तो इनसे भी आपको पोषक पदार्थ मिलते रहेगा। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। आप सिर्फ भोजन खा रहे हैं तो ये पर्याप्त नहीं है, इससे अच्छी तरह से पकाना भी चाहिए ताकि इससे पोषक पदार्थ नष्ट ना हो। मतलब अब हम क्या किए कि ठीक है, रोटी बना लिए और खाना हम डेली बना खा रहे हैं कि उसमें सारे पोषक तत्व वगैरह हैं, और क्या कर रहे हैं कि अच्छी तरह से उसको भून के बना रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? बिल्कुल। तो जब कोई सब्जी या फल के छिलके को उतारते हैं या फिर उसको धोते हैं, तो ये संभव है कि उसमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। तो सब्जी और फल का जो छिलका है उसमें विटामिन होता है, ठीक है। तो वे सब उसके साथ निकल जाते हैं। सब्जी और फलों की जो स्किन होती है, जो छिलका होता है, उसमें कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं, ठीक है। चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। मतलब हम चावल को बार बार धो रहे हैं, बार बार उसको धो के उसको साफ़ कर रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसके ऊपरी लेयर में अगर विटामिन वगैरह है तो वो उस पानी के साथ बहकर चला जाएगा। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जानवर भी ये अलग अलग भोजन खाते हैं, अलग अलग पोषक पदार्थों की प्राप्ति के लिए? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो जानवर होते हैं उनको भी एक आइडिया होता है, तो वो भी अलग अलग चीज़ें खाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। जब हम भोजन को पकाते हैं तो बिल्कुल उस मसाला वगैरह डालते हैं तो स्वाद उसका बढ़ जाता है और आसानी से पच भी जाता है वो। लेकिन इसके साथ क्या होगा, इसके साथ साथ पकाते समय जो आपका पोषक पदार्थ है वो नष्ट हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है। यदि भोजन पकाने में हम ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं, बाद में उसे फेंक देते हैं, जैसे चावल हम बनाते हैं तो पानी में चावल डाल करके उसको उबालते हैं, चावल जब पक जाता है अच्छी तरह से, फिर उसको पानी को फेंक दिया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो उसमें विटामिन या पोषक पदार्थ जो भी था तो वो पानी के साथ बह जाता है। तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि होती है। तो ऐसा करने से जब आप पानी फेंक देते हैं तो उसमें उपस्थित प्रोटीन और खनिज लवण पानी के साथ बह जाता है, ठीक है। तो पकाने में ध्यान रखना है, विटामिन सी आसानी से गर्मी
से नष्ट हो जाता है। मतलब जब हम कुछ भोजन को पका रहे हैं, ठीक है, गरम कढ़ाई पे, तो आप यहाँ पे विटामिन सी ध्यान रखिएगा कि पकाने से ज़्यादा नष्ट होता है, ठीक है, गर्म करने से नष्ट हो जाता है विटामिन सी। क्या यह उचित नहीं है कि हम अपने आहार में फल और सब्जियों को सम्मिलित करें, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? देखिए, अगर हम उसको सब्जी या फल को अगर हम पका के खाते हैं तो उसके विटामिन मिनरल्स वगैरह नष्ट हो जाते हैं। अगर हम क्या करें, जैसे खीरा है तो खीरा को कच्चे सलाद के फॉर्म में खाएं, या फिर फल है तो उसको हम खाएं कच्चे, तो उससे विटामिन वगैरह हमको मिल जाएगी, ठीक है। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। हमने ये पढ़ा था कि सेम अमाउंट में, सेम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, तो ज़्यादा एनर्जी आपको वसा में ही मिलेगा। तो ये बूझो सोच रहा है क्या कि वसा ही सबसे अच्छा चीज़ है, वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो उसी को खाते रहता है। तो क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो ये जो बोझो है उसने क्या किया कि सिर्फ फैट वाली चीज़ें, सिर्फ वसा वाली, तेल वाली चीज़ें खा रहा है वो, और कुछ नहीं खा रहा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर वो तेल वाली चीज़ें खा रहा है तो फैट का काम क्या है? एनर्जी देना। तो एनर्जी तो वो जितना उसका बॉडी यूज़ करेगा वो तो कर लेगा, लेकिन जो एनर्जी यूज़ नहीं कर पाएगा उसके फैट उसके त्वचा में वो स्टोर हो जाएगा और वो एक बीमारी का शिकार हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं मोटापा, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक ठीक था? निसंदेह नहीं। ये तो गलत बात है कि सिर्फ फैट वाला चीज़ खा रहा है, तो और पोषक तत्व की भी तो ज़रूरत पड़ेगी इसको। तो ये आपके लिए उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अगर हम ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं, तेल वाली चीज़ें, तो आप मोटापे से ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। अभावजन्य भोजन मतलब क्या कि अगर पोषक पदार्थ नहीं मिल पा रहा है और भोजन से, तो उसके कारण जो रोग होता है उसको हम कहते हैं अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन खा पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। अब देखिए, भोजन हम खा रहे हैं एकदम, मान लीजिए चावल दाल ही खा रहे हैं मात्र, एकदम पेट भर गया मेरा, ठीक है, इसके अलावा सब्ज़ी खा ही नहीं रहे हैं, तो चावल से तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया, दाल से हमें प्रोटीन मिल गया, लेकिन विटामिन वगैरह वो सब कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सिर्फ पेट भरना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको खाना में जो अलग अलग पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में होने भी चाहिए। यदि ये जो है प्रॉब्लम ये लंबे टाइम तक रहता है, तो उस व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाएगा, मतलब उस पोषक पदार्थ से ग्रसित हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं चावल दाल ही खा रहा हूँ और कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, विटामिन की कमी हो जाएगी और उससे कुछ विकृति उत्पन्न कर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, वे रोग जो लंबी अवधि के लिए पोषक के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। देखिए, एक दिन अगर विटामिन नहीं खाया, जो विटामिन हमारे शरीर में स्टोर था, तो उसको तो हमारा बॉडी यूज़ कर लेगा, लेकिन लगातार आप नहीं खा रहे हैं, आपका बॉडी भी उसको यूज़ कर चुका है, तो विटामिन की कमी हो जाएगी, तो उसके कारण जो बीमारियां होती है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब उस पदार्थ का, पोषक पदार्थ का अभाव हो गया है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा हो, तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक प्रोटीन नहीं ले पा रहा है भोजन में उसका, या फिर कम मात्रा में ले रहा है, तो उसको क्या होगा, कुछ बीमारियां हो जाएंगी। जैसे उसका जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो उतने
रुक जाएगा, मतलब अच्छी तरह से नहीं होगा। इसके अलावा जो चेहरा है वो सूज जाएगा, फूल जाएगा। जो बालों का कलर है वो भी उड़ जाएगा, ठीक है। और जो त्वचा की बीमारियां हैं, जैसे कि त्वचा में दाने उग जाना, ये सब बीमारी आपको होगी। अब पेचिस पेचिस आप जानते हैं कि एक बीमारी है जिसमें आप बार बार बाथरूम जाते हैं, ठीक है, और लूज मोशन होने लगता है, इस अवस्था को पेचिस कहते हैं, ठीक है। यदि प्रोटीन तथा वसा दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, मतलब हम भोजन जो कर रहे हैं उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, तो तो और ये लंबे समय तक चल रहा है, तो ऐसा होने से क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो पूरी तरह से रुक जाएगी और व्यक्ति इतना दुबला पतला हो जाएगा और कि और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चलने में भी असमर्थ हो जाएगा और ठीक से चल भी नहीं पाएगा, ठीक है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग या विकृतियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाया गया है, तो नीचे दिखाया गया होगा कि किस विटामिन या किस खनिज लवण की कमी से कौन सा बीमारी होता है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर हम डेली संतुलित आहार कर रहे हैं, मतलब उसमें उचित मात्रा में सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, तो हमें ये बीमारी होगी नहीं, कि हम सारे विटामिन मिनरल्स, इसके अलावा प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं। इस अध्याय में हमने स्वयं से ही जानने की कोशिश की विभिन्न क्षेत्रों में भोजन इतनी विविधता होते हुए भी आहार में पोषक पदार्थ का वितरण सामान्य है। तो यहाँ पे बोला गया है क्या कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग हम चीज़ें खाते हैं, तो सब में एक कॉमन चीज़ क्या होती है कि एक जो होता है कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ होता है, जैसे रोटी हम खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं तो प्रोटीन वाला चीज़ हो गया, सब्जी हो गया तो वो विटामिन मिनरल्स का काम करता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम चावल खा रहे हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें हम मीट खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, उसमें कुछ फल सब्जी खा रहे हैं तो उसमें विटामिन होता है। तो अलग अलग वैरायटी फूड हैं, लेकिन फिर भी सभी में आपको पोषक पदार्थ देखने को मिलती है, ठीक है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पे विटामिन्स या फिर खनिज लवण के अभाव, मतलब कमी के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। अगर विटामिन ए लंबे समय तक कोई व्यक्ति नहीं ले पा रहा है अपने भोजन में, तो वो क्या होगा, क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब वो देखने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके कुछ कुछ सिम्टम्स, लक्षण हैं अगर विटामिन ए की कमी है तो कमज़ोर दृष्टि, सही से दिखाई नहीं देगा, रात में कम दिखाई देना, इसको मृतंधी कहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी तरह से दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी और ये सब बीमारियाँ होती है। इसके लक्षण, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। इसके लक्षण क्या है जब बेरी होगा तो दुर्बल मांसपेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। पहले तो आपको जो मसल्स है वो कमज़ोर हो जाएंगी और आप काम करेंगे तो तुरंत थक जाएंगे, ठीक है। विटामिन सी की कमी को हम स्क्रबी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके मसूड़ों से खून आना चालू हो जाता है और जो घाव वगैरह आपको मान लीजिए कहीं पर हो गया है तो वो जल्दी बढ़ेंगे नहीं, तो वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्क्रबी में, ठीक है। विटामिन डी की कमी को हम बीमारी को रिकेट्स कहते हैं, और इसमें क्या होगा कि जो हड्डियां हैं एकदम मुलायम होकर टेढ़ी हो जाती है, मुड़ने लगती है, ठीक है। तो विटामिन डी अगर नहीं है, मतलब विटामिन डी आप नहीं ले रहे लंबे टाइम तक, तो आपकी हड्डियां जो है वो मुड़ के टेढ़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम क्या होता है कि हड्डी और अस्थि क्षय, मतलब दंत क्षय, मतलब हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, और दांत जो झड़ते हैं इसके कारण, कैल्शियम के कारण। तो इसमें क्या होगा, अगर कैल्शियम की कमी है तो इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, दांत झड़ने लगेंगे, ठीक है। आयोडीन, ये आयोडीन एक पोषक
पदार्थ है, ये खनिज लवण है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, ठीक है। तो बड़े लोग में क्या होता है कि अगर आयोडीन की कमी है तो आयोडीन की कमी से क्या होगा कि गले में फूल जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। इस अवस्था, इस बीमारी को हम घेंगा बोलते हैं। लेकिन बच्चों में अगर आयोडीन की कमी है तो बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। मतलब जो सामान्य बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे, उससे सोचने समझने की क्षमता उन बच्चों में बिल्कुल कम हो जाएंगी या बिल्कुल गायब हो जाएंगी आयोडीन की कमी के कारण। अगर आपके भोजन में आयरन आप नहीं ले रहे हैं, आयरन यानी लोहा, तो क्या होगा, अरक्तता, मतलब कि खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और खून की कमी होगी तो आपको कमज़ोरी ज़रूर होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है FSSAI के बारे में कि ये जो लोगो है, ये इस तरह से लोगो दिया हुआ है, प्लस करके F ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है क्या कि संपूर्ण पोषक स्वस्थ जीवन। यह FSSAI मानकों के अनुसार सुदृढ़ खाद्य पदार्थों का लोगो है, मतलब चिन्ह है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण के अभिप्राय कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध, नमक में प्रमुख विटामिनों में खनिज को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। तो ये FSSAI के लोगो दिया हुआ है कि अलग अलग जो चावल, गेहूँ है उसमें दिया रहता है लोगो। इसका मतलब उसमें जो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं वो सही अमाउंट में पाया जाएगा। ये चैप्टर 1 था और ये हमारी समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।